नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर और आपके सफलता बैच में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने छठे अध्याय तक कल की क्लास में पूरा कवर कर लिया था। आज का जितना सिलेबस बचेगा, जितने चैप्टर्स बचेंगे, उनको हम इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। और आज आपका शैक्षिक प्रबंधन का सिलेबस पूरा हो चुका होगा आज की क्लास में अंत तक। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बैठना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो 7वां अध्याय है इसका नाम है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अब जिस तरीके से हमने अभी तक कौन कौन से मैनेजमेंट देखे या कौन कौन सा प्रबंधन देखा, भाई हमने मानवीय प्रबंधन देखा, ठीक है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन देखा, उसके बाद हमने भौतिक संसाधनों का प्रबंधन देखा, फिर हमने वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुत डीप और बहुत अच्छे से जाना, हर बनने वाले वहां से प्रश्नों को जाना। और आज हम क्या जानेंगे? समय प्रबंधन के बारे में। समय प्रबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरी है, हर एक बात को बहुत गहराई से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इसको अपने जीवन से रिलेट करेंगे। देखिए, आप अपनी तैयारी के लिए अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं कि हम कितना समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे या कितने टॉपिक हमें एक दिन में कवर करने हैं, ठीक है। तो टाइम को ध्यान में रख करके आप उन सभी अपने आप कह सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। किस लिए? ताकि आप जो आपका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति आपको हो, है ना। इसी तरीके से स्कूल में भी, विद्यालय में भी समय प्रबंधन का ध्यान रखा जाता है या समय प्रबंधन किया जाता है। स्कूल टाइम टेबल बनाया जाता है या स्कूल मैनेजमेंट में टाइम मैनेज किया जाता है। कैसे? तो जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे ही विद्यालय भी अपना टाइम टेबल बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विद्यालय समय तालिका कहते हैं, स्कूल टाइम टेबल कहते हैं। जो स्कूल का टाइम टेबल होगा तो स्कूल टाइम टेबल, ठीक है। तो विद्यालय समय तालिका बनाते हैं। अब क्या है ये विद्यालय समय तालिका, इसमें क्या होता है? तो चलिए विद्यालय समय तालिका यानी स्कूल टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। इंग्लिश वर्ड को आप इसके साथ रिलेट करेंगे तो ये समय तालिका आपको अजीब नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए, HG स्टेज के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा बताई और समझाने की कोशिश की है विद्यालय समय तालिका को, स्कूल टाइम टेबल को। तो गाइस, विद्यालय की जिस तालिका, योजना या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन में निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, समय विभाग चक्र या समय तालिका कहलाते हैं। अब ये क्या कह दिया इसने, बड़े टफ से वर्ड यूज कर लिया, ऐसा लगा आपको? चलो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात तो आपने यहाँ पकड़ी होगी कि विद्यालय समय तालिका को हम समय विभाग चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय विभाग चक्र भी हम विद्यालय समय तालिका को, स्कूल टाइम टेबल को कह सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें होगा क्या? तो भाई विद्यालय में प्रतिदिन का जितनी योजना होगी वो सभी, ठीक है, चार्ट के अनुसार एक निर्धारित समय में कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होनी है, किन किन कक्षाओं में कौन कौन से लेक्चर होंगे, वो सभी प्रदर्शित किया जाता है जिस चार्ट में प्रतिदिन का। उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्यालय समय तालिका या स्कूल टाइम टेबल या समय विभाग चक्र कहते हैं। अब आई बात समझ में? क्या कहा इन्होंने? SG स्टेज ने इन्होंने ये कहा कि भाई विद्यालय की जिस तालिका में या जिस चार्ट में प्रतिदिन समय को विषय के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, कक्षाओं के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है उस चार्ट में, उसको ही हम समय तालिका कहते हैं। अब हो गई याद बहुत बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ आगे जानेंगे विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है। चलिए, तो विद्यालय की समय तालिका की आवश्यकता एवं महत्व जानेंगे, ठीक है। उद्देश्य पूछ ले तो भी हम यहाँ ये लिख पाएंगे, वहां पर आवश्यकता पूछ ले, महत्व पूछ ले तो हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि समय तालिका विद्यालय कार्यों के व्यवस्थित संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण क्या होती है?
साधन के रूप में कार्य करती है, ताकि कुछ भी डिसबैलेंस ना हो, हर एक चीज अपने हिसाब से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलती रहे, उनका संचालन होता रहे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है कि भाई टाइम टेबल बना लो विद्यालय का, ठीक है, जिसको हम समय तालिका कहते हैं विद्यालय की। तो समय तालिका क्या करेगी, विद्यालयी कार्यों को व्यवस्थित संचालन के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करेगी। अब चलिए कौन कौन सी इसकी आवश्यकता है, महत्व है। पहली आवश्यकता या पहला महत्व या पहला उद्देश्य, समय सारणी पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का कार्य करती है। क्या करती है, नियंत्रण का कार्य करती है, सबको कंट्रोल करने का काम करती है कि भाई फिक्स है, इस टाइम से इस टाइम तक क्लास चलनी है, ये टाइम टेबल में लिखा है तो फिक्स है, इसको आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि नियंत्रण में रखा है, ठीक है, एक कंट्रोल करके रखा है कि भाई ये टाइम मैनेज किया है तो भाई सबको फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए तो बनाते हैं टाइम टेबल कि भाई फॉलो भी करें उससे, ठीक है। तो ये कैसा काम करेगी, नियंत्रण का काम करेगी, ठीक है, समय सारणी पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का काम करेगी। आगे देखते हैं दूसरी आवश्यकता या दूसरा महत्व। तो समय सारणी के विधिवत प्रयोग से नियमितता की आदत और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। किसमें, सभी मानवीय संसाधनों में, केवल अध्यापक में नहीं, बच्चों में भी, छात्रों में भी, और आपके अध्यापकों में भी, प्रधान अध्यापक में भी, और जो भी वहां कार्यरत है, जो भी कर्मचारी, सभी में नियमितता की आदत पड़ेगी, यानी रेगुलर आप वो वर्क करेंगे उसी टाइम बाउंडेशन के अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। तीसरा क्या यहाँ पर आवश्यकता या महत्व है, तो दोस्तों समय तालिका समय के सदुपयोग करने में क्या होती है, सहायक होती है। क्या करने में, समय का सदुपयोग, कोई वहां टाइम का वेस्टेज नहीं होता, जितना भी टाइम होता है उसको डिवाइड कर लिया जाता है एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हमने आपके लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट को हम समय दें, सबका रिवीजन कर पाए, तो यानी समय का सदुपयोग करें। कुल मिला के क्या करेगी समय तालिका, किस लिए मदद करेगी, समय का सदुपयोग करने के लिए, और नियमितता की आदत और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेगी, नियंत्रण करेगी पूरे विद्यालय पर, और साथ ही साथ विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं का चरम उपयोग इसमें किया जा सकता है। जैसे कि भाई टाइम टेबल जो विद्यालय का बनेगा उसमें खेलने का भी अलग से टाइम दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है, उसका भी अलग से समय निर्धारित होगा। तो बच्चे की जो भी रुचियां है, अभिरुचियां है, योग्यताएं हैं, ठीक है, हर एक्टिविटी के लिए अलग से टाइम मैनेज होगा कि आज आपकी ये वाली एक्टिविटी होनी है, ठीक है, आज लैब में जाना है, सब कुछ उस टाइम टेबल में डिसाइड किया जाएगा, एक विद्यार्थी की सभी व्यक्तिगत रुचियों, अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही पांचवा पॉइंट देखेंगे तो अच्छी समय तालिका शिक्षकों में कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। अब देखिए शिक्षकों के लिए भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है कि भाई शिक्षक में भी कार्य के प्रति रुचि की प्रेरणा विकसित करती है समय तालिका, और उन्हें कार्यकुशल बनाती है, हर काम को समय से पूरा करना सिखाती है। तो वो क्या कहलाएगी, एक अच्छी तालिका कहलाएगी। एक बार फिर से देखेंगे सभी पॉइंट्स को, क्या क्या है। विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता या विद्यालय समय तालिका या टाइम टेबल के महत्व, इंपॉर्टेंस उसकी, और साथ ही साथ विद्यालय, एक अच्छी विद्यालय समय तालिका कैसी होती है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। तो आवश्यकताएं क्या क्या थी, पूरे विद्यालय को नियंत्रित करती है समय तालिका, उत्तरदायित्व और नियमितता की आदत का विकास करती है, समय का सदुपयोग करने में सहायक होती है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि, योग्यताओं का भी बहुत अच्छे तरीके से विकास किया जाता है, और शिक्षकों में भी शिक्षण कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, और उन्हें प्रेरणा, उनके अंदर प्रेरणा विकसित होती है कार्य कुशल बनाने की, या कार्य कुशल उन्हें बना देती है एक अच्छी समय सारणी, ठीक है, एक अच्छी विद्यालय समय सारणी। आगे दोस्तों हम बात करेंगे विद्यालय समय तालिका निर्माण के कुछ सिद्धांतों के बारे में। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, आपका प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सीखेंगे। विद्यालय समय सारणी के सिद्धांत।
तो दोस्तों समय तालिका को विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से जाना जाता है। यही आपका क्वेश्चन यहाँ से बना था कि विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दूसरी घड़ी के नाम से विद्यालय की समय तालिका को जाना जाता है। क्या कहेंगे हम उसे? विद्यालय की दूसरी घड़ी। क्यों? क्योंकि वो भी, उसमें भी हर समय के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए हर एक समय, हर एक मिनट का हिसाब होता है कि किस समय से किस समय तक क्या स्कूल में होने वाला है, क्या विद्यालय में होने वाला है, पूरी जानकारी इसमें होती है समय प्रबंधन की। तो इसीलिए इसको विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे विद्यालय की दूसरी घड़ी क्या है? विद्यालय की समय तालिका। दोस्तों, वह उन घंटों का विवरण प्रदान करती है जिनमें विद्यालय का कार्य किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि छुट्टी के बाद के घंटे भी मेंशन होंगे, टीचर किस समय अपना घर का काम कर रहे हैं वो भी उसमें मेंशन होगा, नहीं। सिर्फ आपके विद्यालय समय, जिस समय तक कार्य होता है विद्यालय में, तब तक का पूरा ब्यौरा इस समय तालिका में होता है कि कितना काम कब से कब तक, कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ाएगा, कितनी देर तक पढ़ाएगा, पूरा डाटा इसमें होता है समय तालिका में। अब दोस्तों, ये समय तालिका क्यों बनाई जाती है? इससे बालकों के हित से संबंधित तथ्य होते हैं, ठीक है, ताकि भाई टीचर बच्चों को समय से जाए, क्लास में समय से पढ़ाए, तो बालकों के लिए भी हितकारी है। साथ ही शिक्षकों के हित से संबंधित भी है। भाई शिक्षक भी क्या करेगा? समय का पाबंद बनेगा और उसमें भी रुचि जागृत होगी और उत्तरदायित्व की भावना समझेगा। वो अभी हमने ऊपर जाना था। विद्यालय सामग्री संबंधी, यानी विद्यालय की जो सामग्री है उसके संबंधित भी इसमें आपके समय तालिका में पूरा तथ्य, उससे संबंधित सब कुछ यहाँ पर इसमें लिखा होता है। शिक्षा विभागीय नियम ये क्या है? शिक्षा के जितने भी विभाग होते हैं, शिक्षा के, आप कह सकते हैं विद्यालय में अलग अलग विभाग बने होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लैब के लिए अलग, लाइब्रेरी का विभाग अलग है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे विभाग होते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ इसमें समय का प्रबंधन होता है। संसाधनों का उत्तम उपयोग कर पाते हैं। विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने से क्या होगा? विद्यालय के जितने संसाधन होंगे, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, सबका उत्तम रूप से उपयोग कर पाएंगे। तो ये विद्यालय समय तालिका के निर्माण से संबंधित तथ्य कौन कौन से होंगे समय तालिका में, वे भी हमने जान लिए। और विद्यालय समय तालिका को हम विद्यालय की दूसरी घड़ी भी कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है एक सिद्धांत से, यहाँ पर लोच का सिद्धांत क्या होता है, ऐसा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये समय सारणी से ही संबंधित है लोच का सिद्धांत। 2017 में पूछा भी गया है और आगे आने की उम्मीद पूरी है। तो लोच का सिद्धांत क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि विद्यालय के कार्य को सुचारू और कुशलता से चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? समय सारणी की जरूरत पड़ती है। समय सारणी एक साधन के रूप में कार्य करती है, ना कि साध्य के रूप में, ठीक है। ये एक साधन के रूप में कार्य करती है। इस साधन को कठोर नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। इसीलिए इसको लोच का सिद्धांत नाम दिया गया है कि ये साधन कैसा हो? लचीला हो, कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखकर या पूरा करने के लिए इसमें समायोजन और परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। अब ये क्या कह दिया इसमें, चलो समझे। दोस्तों, लोच का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत से मतलब है, लोच मतलब लचीला, कठोर ना हो, ठीक है। कैसे लचीला? अब ये टाइम टेबल कैसे लचीला हो सकता है? मतलब कि भाई परिस्थिति के अनुसार उसमें समायोजन की, बदलाव की गुंजाइश हो, उसको हम क्या कहेंगे? लचीला कहेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि कोई आप पहले से टाइम टेबल बनाया गया है, पहले से समय सारणी निर्धारित है विद्यालय की, और उस समय सारणी में लिखा हुआ है कि दूसरा जो घंटा है, दूसरा जो लेक्चर है, वो गणित वाले अध्यापक का होगा। गणित वाले अध्यापक उस दिन अब्सेंट रह जाते हैं, ठीक है। तो समय सारणी इतनी लचीली होनी चाहिए कि भाई परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर ले, कि भाई अब दूसरा घंटा नहीं हो पा रहा है तो उस घंटे में कुछ और कराया जाए, या किसी और अध्यापक की उस क्लास में किसी और अध्यापक को भेज दिया जाए,
ठीक है, तो यही है लोच का सिद्धांत, यानी विद्यार्थियों और अध्यापकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें समायोजन और परिवर्तन की गुंजाइश हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, लोच का सिद्धांत कहेंगे। क्लियर हो गया आप सभी को? तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप कमेंट करके बताएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वहां भी आपको बताना है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, इनको भी साथ साथ में लेते हैं कि टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा है पहला प्रश्न कि समय सारणी उत्तम साधन है किसका? 2017 में पूछा है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, या नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, या शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, या प्रधान अध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। अब आपको देखने में लग रहा है कि सारे सही है, लेकिन उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, सबसे बेस्ट। हाँ, हमने माना कि भाई यहाँ अनुशासन भी स्थापित होता है उससे, ठीक है, और साथ ही निरीक्षण की भी सुविधा होती है, लेकिन समय सारणी का सबसे बेस्ट जो इसमें से ऑप्शन होगा वो ये है, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये उत्तम साधन होता है। किसका? नियमित शिक्षण प्रक्रिया का, ठीक है। अनुशासन भी स्थापित करेगा, पर ये सेकेंडरी हो जाएगी जब ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इस तरह से आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया, ये आपका क्या था? प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू में बन जाते हैं। आगे और देखते हैं, तो बीटीसी 2018 में पूछा गया है कि विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कैसी? अब बताओ, कठोर होनी चाहिए, या लचीली होनी चाहिए, या अपरिवर्तनीय होनी चाहिए जिसमें कोई बदलाव ना कर सके, या इनमें से कोई होनी ही नहीं चाहिए? तो क्या होगा आपके ख्याल से इसका जवाब बताइए? कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो हमने लोच का सिद्धांत पढ़ा था, और लोच के सिद्धांत में क्या कहा था? भाई समय सारणी लचीली होनी चाहिए, अब बच्चों की और अध्यापक की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें समायोजन की गुंजाइश होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, लोच का सिद्धांत संबंधित है किससे? समय सारणी से, विद्यालय से, ए और ब दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोच का सिद्धांत दोनों से संबंधित है, समय सारणी से भी और विद्यालय से भी, दोनों से संबंधित है आपका समय सारणी का सिद्धांत। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका यहीं से बीटीसी 2019 में बना है एमसीक्यू। क्या पूछा गया है? समय सारणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा, या अध्ययन? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। तो अभी यहाँ तक आपका बहुत अच्छे से कवर हुआ। अब इस टॉपिक को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। आगे इस टॉपिक में हमें जानना है समय सारणी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, किस किस के लिए समय सारणी बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक होती है कक्षावार समय सारणी। हर कक्षा की एक अलग समय सारणी बनेगी, टाइम टेबल बनेगा। उसके बाद अध्यापक वार समय सारणी, किस अध्यापक का किस समय कौन सी कक्षा में लेक्चर होगा, एक अध्यापक के प्रबंधन के लिए अध्यापक वार समय सारणी बनाई जाएगी। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी अलग से बनेगी, ठीक है। साथ ही अध्यापक के रिक्त घंटों की समय सारणी, भाई रिक्त घंटे में अध्यापक को क्या करना है, क्या करवाना है, बाकी अगर किसी कक्षा में रिक्त घंटा है तो वहाँ कौन से अध्यापक को भेजना है, ये सब प्रकार होते हैं समय सारणी के। आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा, ठीक है। इनको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप भी थोड़ा सा सोचिए। भाई कक्षावार समय सारणी बनेगी, एक अध्यापक वार बनेगी, तीसरी क्रियाकलापों के लिए अलग से समय सारणी होगी, और फिर बच्चे जो अध्यापक के रिक्त घंटे उनके लिए अलग से समय सारणी होगी। ये कुछ 4 प्रकार हो गए, आपने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ देख लिए हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे न्याय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? न्याय का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत हमने जान लिया था, अब यहाँ एक और सिद्धांत आता है न्याय का सिद्धांत। ये क्या है? ये भी दोस्तों समय सारणी से संबंधित सिद्धांत है। अगर आपसे समय सारणी से संबंधित किसी 2 सिद्धांत के नाम पूछे जाए तो पहला क्या था? लोच का सिद्धांत, दूसरा आप बता देंगे न्याय का सिद्धांत। एक और है, अभी उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है न्याय का सिद्धांत क्या है,
ठीक है, समय सारणी में। तो न्याय मतलब सही, आप कह सकते हैं कि समान व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना न्याय कहलाएगा। जैसे अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाए, अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाए, वो न्याय के सिद्धांत में आता है कि भाई अगर एक अध्यापक को इंग्लिश पढ़ानी ज़्यादा अच्छी आती है तो उसे इंग्लिश विषय ही दे, उसे हिंदी ना दे, ठीक है, वो वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। तो उसकी जैसी योग्यता है, जितनी योग्यता है उसी के अनुसार उसे विषय पढ़ाने के लिए दिए जाए। तो न्याय वाली बात है, ये बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो। समान भार मतलब यानी ऐसा ना हो कि किसी एक अध्यापक से तो आप दिन भर पढ़वा रहे हैं और किसी एक अध्यापक से एक ही घंटा आपने पढ़वाया, ठीक है, इस तरह का असमान व्यवहार नहीं करना है। सभी शिक्षकों के साथ समान व्यवहार और समान काम का उनके ऊपर कार्य का भार होना चाहिए। ये भी किस में आएगा, न्याय के सिद्धांत में। तीसरा बात करते हैं, शिक्षण के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए, कि किसी भी एक अध्यापक का लगातार पीरियड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो लगातार आपके 6 घंटे अगर स्कूल चल रहा है तो लगातार खड़े होकर पढ़ा पाए। अगर पढ़ा भी देगा तो वो लास्ट तक अपना 100% नहीं दे पाता है, ठीक है। तो लगातार उसके पीरियड ना लगाए, इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर। तो ये तीनों चीजें आपने देखी न्याय के सिद्धांत में। बहुत सिंपल सी बात थी, साधारण सी बात थी, बस समझने वाली बात है कि योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाए, समान भार हो हर अध्यापक पर और पीरियड भी लगातार नहीं होने चाहिए। आगे तीसरे सिद्धांत की बात करेंगे दोस्तों। लोच का सिद्धांत देख लिया, न्याय का सिद्धांत देख लिया, अब ये तीसरा बचता है विविधता का सिद्धांत। कौन सा, विविधता का सिद्धांत। ये क्या है विविधता का सिद्धांत? तो दोस्तों इसमें कठिन विषय के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। क्या कहा है कि कठिन विषय के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। ऐसा हो कि अगर मान के चलिए कि बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स कठिन विषय लगते हैं तो उनका एक साथ ना हो, बच्चे उब जाएंगे, ठीक है। तो उनका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाए समय तालिका में कि उन ऐसे विषयों का एक साथ पीरियड ना लगाए। दूसरा क्या है, एक कक्षा को दिन भर एक ही कक्ष में नहीं बैठाना चाहिए। यहाँ प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो प्राथमिक विद्यालय में खास करके छोटे बच्चे आप जानते हैं बहुत विचलित मन वाले होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा देर एक जगह बैठना बहुत मुश्किल लगता है। तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि बाहर बरामदे में, गैलरी में उनको बिठाया जा सके, ठीक है, या उनको खेलने का मौका दिया जाए, यानी बीच में उस कक्षा से वो थोड़ा सा रिलीफ फील कर पाए। तो उनको दिन भर एक कक्षा में नहीं बैठाना, यानी विविधता वाले कार्य करने हैं, डिफरेंट बच्चों के लिए नया चीजें लेकर के आनी है, ठीक है। एक ही अध्यापक लगातार कक्षा ना ले, तो ये भी विविधता का क्या है, सिद्धांत। विविधता यानी अलग अलग, जिसे कहते हैं ना कि अनेकता, यानी बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें यहाँ पर हो, जिससे बच्चों की रुचि बने रहे पढ़ने में भी और विद्यालय आने में भी उनको बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। ये क्या था, विविधता का सिद्धांत था। समझ में आ गया। लोच के सिद्धांत में क्या था, लोच के सिद्धांत में बताया गया था कि लचीला होना चाहिए समय सारणी को, कि छात्रों की और अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। दूसरा हमने जाना दोस्तों न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत में क्या था कि हर एक अध्यापक के साथ समान व्यवहार हो और उनको एक समान भार दिया जाए। तीसरी बात थी कि किसी भी शिक्षक के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। ये न्याय का सिद्धांत था। फिर हमने बात करी विविधता के सिद्धांत की। विविधता के सिद्धांत में यानी पीरियड एक कठिन विषय के पीरियड एक साथ ना हो, दिन भर एक ही कक्षा में ना बैठाया जाए बच्चों को, उसमें भी बदलाव किए जाए और एक ही अध्यापक लगातार उनकी कक्षा ना ले। ये बहुत अच्छे से हमने जान लिया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ाएंगे अपना टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे। अध्याय 8 की शुरुआत यहाँ से करेंगे, जिसका नाम है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन को कैरिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज इसको इंग्लिश में हम कहते हैं।
यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ और जो क्रियाएं होती है, खेलना कूदना, वाद विवाद, निबंध, ठीक है, प्रतियोगिता का आयोजन, ये सब किस में आएगी? एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, अब हम इसकी बात करेंगे। मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और समय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन की बात कर ली है। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन करना हम सीखेंगे। इस पूरे विषय का नाम ही आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है, यानी आप हर एक एक्टिविटी का प्रबंधन करना सीखेंगे, मैनेजमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, उनकी क्या आवश्यकता होती है, फिर उनका प्रबंधन करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल शुरू से लेकर के चलेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आज से उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। अब कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं भाई जो पाठ्यक्रम के साथ साथ कराई जाएगी? जैसे खेलकूद हो गया, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व का आयोजन, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी इत्यादि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है या को कैरिकुलर एक्टिविटीज है जो कि पाठ्यक्रम के साथ साथ कराई जाती है एक विद्यालय में। बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई क्या है पाठ्य सहगामी क्रिया। अब हम जानेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्या है या उपयोगिता क्या है। अब हमें जानना है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता या उनकी उपयोगिता या उनके उद्देश्य पूछ ले शिक्षा में। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के शिक्षा में उद्देश्य पूछ ले तो आप बिल्कुल यही लिखिएगा, आपको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। ऐसा ना हो आप आवश्यकता अलग से रट रहे हैं और उपयोगिता अलग से याद कर रहे हैं, शिक्षा में उसके क्या उद्देश्य है वो अलग से याद कर, नहीं, आप इनको एक साथ करेंगे और ये बिल्कुल तीनों में आपका काम करेगा, आवश्यकता में भी, उपयोगिता में भी और शिक्षा के उद्देश्य में भी। चलो देखिए पाठ्य सहगामी क्रिया की क्या उपयोगिता है या क्या उद्देश्य है शिक्षा में, क्यों इनको इंक्लूड करा जाता है। तो पहला आया शारीरिक विकास। बच्चों का शारीरिक विकास होगा भाई, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होगी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी तो बच्चों का शारीरिक विकास होगा, खेलकूद में हिस्सा लेंगे बच्चे। दूसरा क्या है? मानसिक विकास, नई नई एक्टिविटीज में उनको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, कहीं बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है, उनकी मानसिक अभिवृद्धि, मानसिक क्षमताओं का भी उसमें विकास होगा। साथ ही सामाजिक विकास कि भाई बच्चे बाहर निकलेंगे, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, ठीक है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो गया, शैक्षिक भ्रमण हो गया, उसमें बच्चे बाहर जाएंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो सामाजिक जो गुण है वो उसके अंदर विकसित होंगे, सहयोग की भावना विकसित होगी, नेतृत्व की भावना आएगी बच्चे में जब वो बाहर निकलेगा, खेलेगा कूदेगा, और बच्चों से मिलेगा, नए नए साथियों को बनाएगा। ठीक है, उसके साथ ही भावात्मक विकास भी बच्चे का होगा भाई, भावात्मक विकास भी बच्चे का होगा। इसके साथ सांस्कृतिक विकास, अपनी संस्कृति के बारे में उसको जानने का मौका मिलेगा, उसका भी विकास होगा। और पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास, जैसे भाई बागवानी करवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है, और शैक्षिक भ्रमण पर ले जा रहे हैं किसी ऐसी जगह कि जहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हैं, जू में ले जा रहे हैं उनको घुमाने के लिए, चिड़ियाघर में, तो वहाँ वो देखेंगे और पर्यावरण संरक्षण की भावना का भी उनके अंदर भी विकास होगा। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या थी? आवश्यकताएं थी, उपयोगिताएं थी और साथ ही साथ क्या थी दोस्तों? शिक्षक में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने का उद्देश्य भी यही था। आगे बढ़ते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती है, इनके प्रकार क्या है, क्या जानना है अब हमें? प्रकार क्या है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पूरा करेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए देखें। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अनेक प्रकार की होती है, जिनमें पहला है सामुदायिक क्रिया। सामुदायिक क्रिया मतलब भाई विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रिया के दौरान कैसी कैसी क्रियाएं कराई जाती है वही पूछा गया है। तो पहले नंबर पर आती है सामुदायिक क्रियाएं, भाई समूह बना करके कुछ क्रियाएं कराई जाए पाठ्यक्रम के साथ साथ, उनको क्या कहेंगे?
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत वो सामूहिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगी, जैसे स्वास्थ्य सप्ताह, कि भाई एक स्वास्थ्य सप्ताह घोषित किया जाता है, उसमें बच्चों का भी आसपास का भी ध्यान, वातावरण की स्वच्छता, आपस में अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों की स्वच्छता का, स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं, ठीक है, या उसके बारे में जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं, या शिक्षा सप्ताह, ठीक है। इस तरीके से ये एक सामुदायिक क्रिया होती है। बाल सभा हो गई, सब बैठ करके उसमें क्या कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि अपना अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरा है धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण क्लब। और क्या होती है, इसका प्रकार क्या होता है पाठ्य सहगामी क्रिया का, तो दूसरा क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण क्लब। इसमें क्या आएगा भाई, सामाजिक कल्याण के लिए स्काउटिंग उनको बच्चों को सिखाई, प्राथमिक चिकित्सा जो आपका फर्स्ट एड है उसकी जानकारी बच्चों को दी, और बच्चों को सिखाने के बाद बच्चों ने जाकर के बाहर समाज में वो चीजें सिखाई। तो ये हो जाएगी धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण की पाठ्य सहगामी क्रिया का प्रकार। तीसरा है संगीत संबंधी क्रियाएं। या भाई संगीत से संबंधित क्रियाएं भी तो, खेल से संबंधित क्रियाएं भी तो किसमें आएंगी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। तो ये भी एक प्रकार हुआ कि भाई संगीत क्लब का आयोजन हो गया, बैंड क्लब का आयोजन, या एक बैंड क्लब बना दिया अपने विद्यालय में, जिसमें बच्चे जिनको संगीत में रुचि है वो वहां पर सीख पाए। इसके साथ साथ चौथा प्रकार होता है दोस्तों बाल सभा। इसमें बाल सभा में क्या होगा, कुछ आपका जो अध्यापक है वो भी बैठेगा और बच्चे बहुत सारे आपस में एक सर्कल में बैठ जाएंगे और आपस में किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर अपने अपने विचार रखेंगे बाल सभा में। और यहाँ पर छात्र या नेताओं द्वारा जो भाषण होते हैं उनको बच्चों को सुनाया जाता है, फिल्म शो दिखाते हैं बच्चों को, ये सब इसमें आ जाएंगे बाल सभा में। पांचवा क्या है, शारीरिक प्रशिक्षण संबंधित क्रियाएं। शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं वही है कि जितनी भी खेलकूद से संबंधित एक्टिविटीज होंगी, पीटी हो गया, व्यायाम हो गया, ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है, शारीरिक प्रशिक्षण से। तो शारीरिक प्रशिक्षण संबंधित क्रियाएं भी पाठ्य सहगामी क्रिया का क्या है, एक हिस्सा है। क्या है, एक हिस्सा है। तो कौन कौन से हुए इसके प्रकार, चले देखिए। पहला है सामुदायिक क्रियाएं, दूसरा धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण क्लब, तीसरा संगीत संबंधी क्रियाएं, बाल सभा, शारीरिक प्रशिक्षण संबंधित क्रियाएं। क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, उनके कितने प्रकार है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, सब कुछ जान लिया है। अब दोस्तों हम इनमें से कुछ जो हमारी आप कह सकते हैं शिक्षण सहगामी क्रियाएं हैं उनमें से एक आध के बारे में जो पूछा जाता है आपसे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे शैक्षिक भ्रमण हो गया, आपका क्या हो गया, शैक्षिक भ्रमण हो गया। भाई शैक्षिक भ्रमण के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, तो चलिए देखिए क्या है शैक्षिक भ्रमण। दोस्तों शैक्षिक भ्रमण में बच्चों के किसी क्षेत्र विशेष या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे, ठीक है। भाई बच्चों को जब लेकर के जाएंगे शैक्षिक भ्रमण पर तो वो क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, वहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे चीज़ों का कि भाई अच्छा यहाँ ये होता है, अच्छा टीचर यहाँ ये भी होता है, इस तरीके से पूछेंगे वो आपसे। और अपने आप भी देखेंगे कि हाँ ये कौन सा जानवर है, इसके 4 पैर है, ठीक है, इसके 2 पैर है, इसकी 2 क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वो सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा। अभी तक जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए जू में घुमाने के लिए ले गए बच्चों को, चिड़ियाघर में ले गए, अभी तक जो पक्षी पशु उन्होंने अपनी बुक में देखे थे चित्र में, अब वो वास्तविक रूप से देख रहे हैं, उन्हें अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनका क्या होगा, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने उस टॉपिक को वास्तविक जीवन से संबंधित कर लिया है, तो वो बहुत अच्छे से उसको सीख भी पाएंगे और उनमें अवलोकन की क्षमता का भी विकास होगा। शैक्षिक भ्रमण सबसे पुरानी दृश्य सामग्री माना जाता है। शैक्षिक भ्रमण जो है वो सबसे पुरानी दृश्य सामग्री माना जाता है। दृश्य सामग्री जो कि हम TLM में प्रयोग करते हैं दिखाकर बच्चों को समझाने के लिए, तो सबसे पुरानी दृश्य सामग्री शैक्षिक भ्रमण को माना जाता है। आगे बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण के रुचिकर स्थान कौन कौन से हैं, या फिर आपसे इसमें से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि किन्हीं भी
3 या 4 शैक्षिक भ्रमण के लिए स्थानों का नाम बताइए कि कौन कौन कहाँ ले जा सकते हैं बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो आपको पता होना चाहिए भाई, किसी म्यूजियम में, संग्रहालय में ले जा सकते हैं, किसी भूमि संरक्षण स्थल पर ले जा सकते हैं, मौसम के कार्यालय में ले जा सकते हैं, वहां दिखा सकते हैं कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। चिड़ियाघर में ले जा सकते हैं बच्चों को, और कृषि केंद्र आदि इन जगहों पर हम शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? संग्रहालय, चिड़ियाघर, मौसम कार्यालय, भूमि संरक्षण स्थल और कृषि केंद्र इत्यादि इन स्थानों पर हम बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य क्या है भाई, क्यों कराया जाता है बच्चों को ऐसे, क्यों घुमाने ले जाएं, क्यों शैक्षिक भ्रमण करवाएं? तो उसके पीछे रीजन है। पहला उद्देश्य क्या है? शिक्षण संबंधित जिज्ञासा को बढ़ाना। बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी अगर शैक्षिक भ्रमण को हम पाठ्यक्रम के साथ साथ हम ऐसे भी कभी कभी ले जाए बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए, तो उनके अंदर जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी उनके अंदर, जानने की, चीज़ों को समझने की इच्छा बढ़ेगी। इसके साथ ही शिक्षण की किसी परियोजना को शुरू करने के लिए उनकी मन स्थिति बनाना, यानी अगर मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से पक्षी है, या हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में, ठीक है। अब बच्चों ने मोर नहीं देखा भाई, है नहीं उनके गांव में, उनके आसपास कहीं मोर नहीं है, उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। तो क्या करेंगे? अध्यापक उसको आसपास ऐसे स्थान पर, जरूरी नहीं कि भाई जू में मिलेगा, जहां भी मोर मिले उन्हें तो बच्चों को दिखाने के लिए ले जा सकते हैं कि बच्चों देखो ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके पंख आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पंख है, ठीक है। इसकी एक लंबी चोंच है, गर्दन इसकी लंबी है, उसको दिखा करके बता रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है, क्यों बनाया गया राष्ट्रीय पक्षी। तो यानी बच्चों को किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले आपने उनकी मन की स्थिति जो है उस टॉपिक पर ऐसे उनका ध्यान केंद्रित कर लिया कि उससे बहुत आसानी से फिर समझ पाए। तीसरा है कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए। भाई शैक्षिक भ्रमण क्यों कराया जाता है? जो कक्षा का कार्य है कई बार उसको प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए भी शैक्षिक भ्रमण करवाना आप कह सकते हैं कि अच्छा रहता है, या ये भी इसका एक उद्देश्य है। भ्रमण किए गए स्थान के व्यक्तियों, उनके क्रियाकलापों, वस्तुओं, पेड़ पौधों आदि का अवलोकन करना भी या अवलोकन करवाना भी शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य होता है। शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट एक छोटा सा आपका एक पॉइंट बच जाता है कि शैक्षिक भ्रमण के महत्व कौन कौन से हैं। उद्देश्य जान लिया, महत्व की अगर बात करें उद्देश्य भी आप महत्व में लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम देख करके चलेंगे। शैक्षिक भ्रमण के महत्व क्या है? बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना, नवीन ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है इससे, ठीक है, और सूक्ष्म अवलोकन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये क्या है? इसके महत्व है कि बच्चों में अवलोकन करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, उनमें खोज की प्रवृत्ति जागृत होगी कि अपने आप हल ढूंढने की सभी समस्याओं का, सामाजिक गुणों का विकास होगा, निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। तो शैक्षिक भ्रमण के ये सभी क्या है? महत्व है। अब दोस्तों इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने आपके कुछ क्वेश्चंस है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आंसर करने के लिए तैयार रहिए। पहला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा क्या केवल शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, भावात्मक विकास होगा, या फिर ये सभी? बताइए आपके अनुसार क्या होगा, कौन सा विकास होगा? तो बिल्कुल सही आपने यहाँ सोचा। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने इसका ऑप्शन नंबर डी ही चुना होगा। ये सभी क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा इन सभी का विकास होता है, शारीरिक विकास भी, मानसिक और भावात्मक विकास भी। दूसरा क्या है? शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। शिक्षा की प्रक्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं? तो भैया सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, सारे ही क्या है? प्रमुख
अंग होते हैं शिक्षा की प्रक्रिया का। बिल्कुल सही आपने सोचा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, मेरे ख्याल से आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, या छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, या अवकाश का सदुपयोग करना, या ये सभी बताइए। दोस्तों आपके साथ साथ क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, ये मत समझ कर के चलिएगा कि अभी क्वेश्चंस नहीं लगे हैं। साथ साथ आपके हर सब्जेक्ट में मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ हर टॉपिक के, और अलग से टॉपिक वाइज जितने भी उस टॉपिक से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं उनको मैं बिल्कुल करवाऊंगी। ठीक है, तो बताइए अभी इसका क्या होगा, तीसरे प्रश्न का क्या ऑप्शन आप चुनने वाले हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपने सही यहाँ पर सोचा है। इसके साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है? कृषि कार्य, विज्ञान क्लब, भ्रमण, या पर्यटन। बताइए कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो भैया बच्चों को कृषि कार्य थोड़े ही ना करवाते हैं बच्चों से, ठीक है, यही नहीं होगी, भ्रमण भी करवाएंगे, पर्यटन के लिए भी लेके जाएंगे, विज्ञान क्लब की व्यवस्था भी करेंगे उनके लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमणों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है। कौन सा विकास होता है? पहला है सौंदर्यानुभूति की क्षमता का, सहयोग की भावना का, और छात्रों के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का, या इन सभी का। बताओ शैक्षिक भ्रमण से किसका विकास होगा? बिल्कुल सही, इन सभी का होगा। छठा प्रश्न है, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमिका होती है कौन सी मिट्टी की। सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाएगी? दोमट मिट्टी मानी जाएगी, चिकनी मिट्टी मानी जाएगी, बलुई मिट्टी मानी जाएगी, या रेतीली मिट्टी मानी जाएगी बाग लगाने के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ये इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है, ये आप ऐसे ही जान करके चलिए, ठीक है। अगर बाई चांस आता है तो आपको पता होगा, दोमट मिट्टी मानी जाती है। सातवां प्रश्न है, फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? फलों के वृक्ष लगाने का जनवरी, जुलाई, अप्रैल या अक्टूबर। तो इसका सर्वोत्तम समय जो माना जाता है वो जुलाई माना जाता है आपका फलों के वृक्ष लगाने का, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो यहाँ पर है, लेकिन आप साथ साथ में इनको भी जब आ रहे हैं सामने तो कवर करेंगे। आगे बात है, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है सिंचाई करने की? पौधों की सिंचाई, डिप सिंचाई, कुंड विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाग की सिंचाई के लिए या सर्वोत्तम विधि की अगर हम बात करें तो कौन सी सिंचाई यहाँ पर आपके लिए, अगर मैं बात करूँ डिप सिंचाई, इसके लिए सर्वोत्तम विधि होगी, ठीक है। तो इतना आपको कवर हो गया। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ से अगला अध्याय 9वां शुरुआत करते हैं। अगले अध्याय में हमारा जो टॉपिक होगा या चैप्टर का नाम होगा, उसका नाम है सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। भाई अभिलेख क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है, अभिलेख क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभिलेख में क्या होता है, विद्यालय से संबंधित सारी जानकारियों को उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसी से संबंधित ये एक पूरा चैप्टर आया है, वहाँ एक छोटा सा टॉपिक था, तो चलिए दोस्तों कवर करते हैं। क्या है विद्यालय अभिलेख या सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक संस्था में अनेक अभिलेख होता है। अभिलेख का मतलब तो अब आपको क्लियर होगा क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। अभिलेख को हम कह सकते हैं कि भाई जैसे रजिस्टर मेंटेन करना, ठीक है, उस रजिस्टर में पूरी जानकारी होती है, एक डायरी होती है, पूरा लेखा जोखा विद्यालय का, तो उसको ही हम अभिलेख कह देते हैं। प्रत्येक संस्था में अनेक अभिलेख होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जिनमें सारी जानकारी, जिनमें विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है। इन अभिलेखों का प्रबंधन अत्यंत उचित तरीके से होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत प्राप्त किया जा सके, ठीक है। इसीलिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है कि जब भी जरूरत पड़े हम उसमें अपना पूरा डाटा देख पाए, ठीक है। अब यहाँ हम देखने वाले हैं दोस्तों विद्यालय अभिलेख के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये कुछ प्रकार बताए गए हैं अभिलेखों के, 5 प्रकार। इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए, बस नाम याद रखना आपके लिए यहाँ जरूरी है। बाकी अंदर की चीजें आप इसमें बना करके अपने आप लिख पाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इनके नाम
याद होने चाहिए क्या क्या इनके नाम हैं। तो विद्यालय संबंधित अभिलेख में पहला आता है सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख में दोस्तों क्या करेंगे, जो भी आप कह सकते हैं कि स्कूल और संघ के बीच में जो आप कह सकते हैं कि संघ जैसे मातृ शिक्षक संघ हो गया, अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए, इनसे संबंधित सभी जानकारी सामान्य अभिलेख में रखी जाती है सुरक्षित। दूसरा अगर बात करें, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख अलग बनाया जाता है, इसमें उपस्थिति का पूरा ब्यौरा, अवकाश का पूरा ब्यौरा, उनकी दैनंदिन उनकी डेली डायरी बनाई जाती है, ठीक है, वो अध्यापकों से संबंधित बनेगी। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों से संबंधित भी अभिलेख बनेंगे भाई। विद्यार्थी की उपस्थिति, उसका विद्यालय में प्रवेश कब हुआ, प्रगति कितनी कर रहा है, ठीक है, उसकी पुस्तकों के बारे में, उसकी गणवेश यानी उसकी वेशभूषा के वितरण पंजिका अलग होगी, छात्रवृत्ति की अलग पंजिका होगी, यानी विद्यार्थियों के लिए भी अभिलेख तैयार किए जाते हैं एक विद्यालय में। चौथा क्या है, उपकरण संबंधी अभिलेख, जैसे पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामान, ये सभी किसमें आएंगे, उपकरण संबंधी अभिलेख में। पांचवा होता है दोस्तों वित्तीय अभिलेख, यानी उसमें दैनिक रिकॉर्ड रहता है स्कूल का, कहाँ कितना क्या खर्च हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा अभिलेख होता है, वित्तीय अभिलेख होता है, कहाँ से कितना फंड मिल रहा है, कितना अनुदान मिल रहा है, पूरी जानकारी आपको इस अभिलेख में मिलेगी। तो 5 अभिलेख के नाम याद करिए, सामान्य अभिलेख, अध्यापक से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थियों से संबंधित, उपकरण से संबंधित और वित्तीय अभिलेख, ठीक है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे अब विद्यालय अभिलेखों के प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। जैसे हमने पिछले सभी जितने भी हमने प्रबंधन के लिए टॉपिक्स पढ़े कि भाई मानवीय प्रबंधन, भौतिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, अब हम पढ़ेंगे विद्यालय अभिलेखों का प्रबंधन कैसे करें, क्या उनकी आवश्यकता है, ज़रूरत क्या है, क्यों इनका हमको प्रबंधन करना है। पहला पॉइंट है दोस्तों प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व की, आप कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व आपका होता है प्रबंधन का या प्रशासन का एक उत्तरदायित्व होता है कि सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, अपने पूरे विद्यालय का एक ब्यौरा रखें। दूसरा छात्र छात्राओं के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि भाई छात्र छात्राओं का रिकॉर्ड रखना, उसमें अगर माता पिता आ जाते हैं हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस हुई है अभी तक, तो भाई देख के ही तो बताएंगे उसमें, तो ये पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए हर छात्र छात्रा का, किस दिन प्रेजेंट रहा, किस दिन नहीं आया स्कूल में, पूरी जानकारी। तीसरा बात करें तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, किसके, समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व कैसे होंगे कि भाई विद्यालय में कौन कौन से, आप कह सकते हैं कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व कैसे हो सकते हैं कि भाई स्कूल ने कोई प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए, तो वहाँ ये समाज से संबंधित हो जाता है। माता पिता से संबंधित, माता पिता से कैसे कि भाई उनके अभिभावकों के बच्चों का जब उसमें पूरा ब्यौरा होगा तो एक माता पिता के प्रति भी उत्तरदायित्व हो जाता है शिक्षक का कि भाई अगर वो आकर जानकारी ले अपने बच्चे की तो वो उनको अच्छे तरीके से संतुष्ट कर पाए, समझा पाए पूरी जानकारी। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। यहाँ एक आपका अगला इसी के अंदर अभिलेख के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है, ये कई बार इसकी परिभाषा आपसे कि संचयी अभिलेख क्या होता है स्पष्ट करें, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसको देखते हैं क्या है दोस्तों। संचयी अभिलेख, संचय का मतलब होता है ये छात्रों का पूरा स्थायी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, पूरा जो डाटा होता है वो स्थायी रूप से इस अभिलेख के अंदर लिखा होता है, इसको हम संचयी अभिलेख कहते हैं। तो संचयी अभिलेख छात्रों का स्थायी रिकॉर्ड होता है जिसमें उसकी विद्यालय उपलब्धि, उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण अंक और इसी प्रकार की अन्य संबंधित सूचनाएं इसमें लिखी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, संचयी अभिलेख कहेंगे। सबसे ज़रूरी बात ये स्थायी रिकॉर्ड होता है बच्चों का। कैसा रिकॉर्ड होता है, स्थायी रिकॉर्ड होता है उनकी उपलब्धि का, उपस्थिति का, ठीक है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण का, ये एक स्थायी रिकॉर्ड होता है। आगे बात करें दोस्तों संचयी अभिलेख का क्या महत्व है या इसकी क्या उपयोगिता है या बाकी अभिलेखों की भी क्या उपयोगिता या आवश्यकता है, उसमें भी आप ये वाला लिख पाएंगे। तो पहली देखेंगे, छात्रों को ठीक प्रकार से समझने में सहायक सिद्ध होता है संचयी अभिलेख।
जैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं बच्चे का, उसमें एक बच्चे से संबंधित पूरी उसकी सारी जानकारी उसमें लिखी होती है। तो यानी बच्चे को जो समझना हो उसका हम अभिलेख देख लेंगे। अगर नया अध्यापक कोई आया है वो एक एक बच्चे के बारे में देख सकता है कि ठीक है इसकी उपलब्धि कैसी है, ठीक है, उपस्थित कितना रहता है कक्षा में, इसका स्वास्थ्य कैसा है, हर एक पॉइंट से संबंधित जानकारी उस अध्यापक को उस रजिस्टर में, इस अभिलेख में मिलेगी, जिसका नाम है संचयी अभिलेख। दूसरा है छात्रों के शैक्षिक, व्यावसायिक तथा नैतिक निर्देशन में सहायक होता है। ठीक है, कौन? संचयी अभिलेख उनके शैक्षिक, व्यावसायिक और नैतिक निर्देशन में, कि भाई अगर अध्यापक बच्चों का निर्देशन करना चाहे कि भाई आगे तुम्हें शिक्षा में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है, उनका नैतिक निर्देशन भी करता है, और व्यावसायिक भी कि भाई आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसी से संबंधित आपके सामने ये ऑप्शंस है आगे बढ़ने के लिए, तो निर्देशन देने में भी सहायक होता है। तीसरी बात, छात्रों की प्रगति प्रदर्शित करते हैं संचयी अभिलेख, ठीक है, उनकी प्रगति प्रदर्शित करते हैं। और चौथा यहाँ पर पॉइंट है, छात्रों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा संचयी अभिलेख से, क्योंकि बच्चे की पूरी जानकारी आपको इसके अंदर व्यवस्थित रूप से स्थायी रिकॉर्ड में मिलेगी। तो ये जाना हमने संचयी अभिलेख के बारे में। अब दोस्तों अगला अध्याय यहाँ से शुरू होगा। अगर आप थक रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके पानी ले और पानी को पिए अच्छे से, एक बार आंखें बंद करें और लंबी सांस ले और दोस्तों फिर से शुरू करें। ठीक है, क्योंकि हमें इसके बाद मैराथन क्लास अपनी लेनी है, MCQ क्वेश्चंस की सीरीज चलानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये 14 दिन 13 दिन बाकी है, इनमें जी तोड़ मेहनत करिए। मैं आपके साथ खड़ी हूँ और पीछे नहीं छूटने दूंगी आपको किसी से, इतना मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये समझ के चलिए मैं अपने आप से इतना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि अगर मैं मुझसे कहीं छोटी सी गलती हो जाती है, मैं पूरी रात नहीं सो पाती उस चीज़ को लेकर के कि मुझसे वहाँ वो चीज़ गलत बताई गई है। ठीक है, तो अब इतना आप लोग मान करके चलिए कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अगर कोई काम मैं अच्छे से ना कर पाऊँ, तो मैं अपना पूरा 101% दूंगी जितना मेरे से बन पाएगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आप अपने लिए इतनी मेहनत बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे आप, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर से सफलता मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अगला दोस्तों आ जाता है आपदा प्रबंधन। अभी तो हमने शिक्षा से संबंधित भौतिक, मानवीय और आप कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन, इन सब के बारे में देखा। अब हम आपदा प्रबंधन की बात करेंगे। भैया आपदा प्रबंधन कहाँ से आ गया इसमें, ये आपदा है क्या? तो भैया आपदा मतलब कोई भी बुरी घटना, उसको हम क्या कहते हैं? आपदा। जिसमें धन की और जीवन की हानि हो उनको आपदा कह देते हैं। जैसे बाढ़, सूखा पड़ना, भूकंप आ जाना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक आपदा में आते हैं या आपदा में आते हैं। तो चलिए देखते हैं आपदा शब्द क्या, आपदा शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपदा शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या दुष्ट। आपदा का अर्थ क्या होता है? बुरा या दुष्ट। ठीक है, अभी पहले आपदा के बारे में जानेंगे कौन कौन सी होती है, फिर उनका प्रबंधन कैसे करें, वहां तक मैं आपको लिंक करूंगी इस टॉपिक को। आपदा का अर्थ क्या है? बुरा या दुष्ट। अब दोस्तों आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है मानव निर्मित। अब ये कैसे? प्राकृतिक आपदा कौन सी होगी, मानव निर्मित आपदा कौन सी होगी? आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा वे आपदा होती है जिन पर मनुष्य का या मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इनको एक और नाम दे दिया जाता है दैवी प्रकोप। मतलब कि भाई भगवान कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आएगा? भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ आ गई, सुनामी होगी, ज्वालामुखी विस्फोट और दावानल। दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है, दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग। अब जंगल में आग कैसे लग सकती है भाई? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भी जब वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो कई बार
बहुत बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, जैसे अमेज़न के जंगल में आग लगी थी, आपने देखा होगा, अफ्रीका के जंगलों में आग लगी थी, कितना ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्राकृतिक, ये कैसी है, प्राकृतिक आपदाएं। अब दूसरा प्रकार क्या है, मानव निर्मित। अब क्या मानव निर्मित भी कोई आपदा हो सकती है? हाँ, कैसी? जो मानव द्वारा उत्पन्न की गई हो। मानव कैसे उत्पन्न करेगा आपदा? भाई शांति से नहीं बैठता, युद्ध करना। ठीक है, युद्ध करेगा तो उससे क्या होगा, जान माल की बहुत ज्यादा हानि होगी। विभीषिका कहते हैं उसका युद्ध का प्रभाव जो बाद में देखने को मिलेगा ना, युद्ध होने के बाद वहाँ क्या मिलता है भाई, बम विस्फोट हो गया, युद्ध हुआ कहीं पर, तो क्या मिलेगा वहां देखने को, सब कुछ तहस नहस हुआ। ठीक है, बहुत सारी जानें चली जाती है युद्ध में। तो ये कैसी आपदा है? मानव ने जानबूझ के उत्पन्न की, मानव निर्मित आपदा, इसलिए इसको नाम दिया गया। दूसरा है नाभिकीय विस्फोट। भाई विस्फोट करने, या आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जगह जगह परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे भी तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और बहुत पेड़ पौधों को, पक्षियों को, पशुओं को बहुत ज़्यादा हानि उससे हो रही है। तो ये भी आपदाएं हम कह सकते हैं, मानव निर्मित आपदाएं ये होती है। और क्या होती है मानव निर्मित आपदाएं? आप समझ के चलिए, कोई जंगल है बहुत बड़ा, अब वहाँ से कोई आदमी गुजर रहा है, अब उसको तो तलब लगी बीड़ी की या सिगरेट की, जो भी उसने पीना था उसने पी और उसको फेंक दिया। ठीक है, बिना ये ध्यान दिए कि वो अच्छे से बुझी है या नहीं, उसने उसको ऐसे ही फेंक दिया। अब वो तो चला गया भाई मस्त मगन होकर के अपना, लेकिन उसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। ऐसे भी बहुत सारे केस देखने को मिले हैं। तो ये कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा है, जो मानव ने जानबूझ करके उत्पन्न की है। ये समझ में आ गया। अब एक और देखेंगे हम, यहाँ पर किसी आपदा के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सब जानते हैं। भोपाल में ये एक त्रासदी हुई थी, मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ, 2 दिसंबर 1984 की बात है। यहाँ पर एक गैस की फैक्ट्री में, बहुत बड़ी गैस की, उसमें गैस रिलीज हो जाती है, यानी जो टैंक होते हैं बड़े बड़े, उनमें गैस भरी थी जहरीली बहुत, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसको मिक के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ उन टैंकर में मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत ही जहरीली गैस होती है, वो भरी हुई थी। तो वो गैस लीक हो जाती है उस टैंकर से, जिससे 15,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये किस में आएगा भाई? ये आपदा में आएगी। ये आपदा मानव निर्मित थी, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था में कमी रही होगी, तभी तो ऐसी घटना हुई। ठीक है, तो मानव निर्मित आपदा का उदाहरण भी है भोपाल गैस त्रासदी जो हुई। उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई, ये आपके पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुई ये त्रासदी? ये घटना कब हुई? 2 दिसंबर 1984 को। लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और जैसे हम प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे थे, तो चक्रवात पूछ लिया जाता है आपसे, उसमें बाढ़ पूछेंगे। बाढ़ तो आप बता देंगे, बाढ़ में क्या होगा? ठीक है, आवश्यकता से अधिक जब पानी आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो ये सब चीज़ें बाढ़ में होती है। आवश्यकता से अधिक वर्षा आ जाए तो बाढ़ आ सकती है। ऐसे आप इनको अपने शब्दों में बना करके लिख पाएंगे। लेकिन बात करें चक्रवात की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप, चक्रवात क्या है। दोस्तों, चक्रवात का अर्थ होता है चक्राकार हवाएं। चक्राकार हवाएं कैसी भाई? जब ऐसे घूम घूम कर हवाएं आती है, यानी वो एक बवंडर की तरह आती है। चक्रवात इसे कहते हैं कि वो हवाएं ऐसे घूमती हुई आती है और उनके बीच में जो भी कुछ आ जाता है उसको उठा ले जाती है अपने साथ। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसको चक्रवात। अब ये चक्रवात जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये आपकी बुक में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक दिया था, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? पहले जान लिया चक्रवात क्या है। चक्राकार हवाओं को ही चक्रवात कहेंगे। दूसरा, इसके 2 प्रकार है, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय जो अक्षांश होते हैं हमारे ग्लोब पर, जो अक्षांशीय रेखाएं होती है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच कौन सा चक्रवात आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तो मैं अपने आप ही नहीं आपको बताती। ठीक है, जितना जरूरी है उतना करेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय 30 से 60 अक्षांश के बीच आता है, और उष्ण कटिबंधीय 50 से 15 अक्षांश के बीच आता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है,
ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा होगी। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की पूर्व से पश्चिम की ओर इसका अपोजिट हो जाता है। बस ये समझिए कि इसकी दिशा कैसी होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। और ये बस अक्षांश आप ऐसे ही याद रख लेना, बस इतना ही आपको इसके बारे में यहाँ जानना था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी नेक्स्ट चैप्टर की, अगले अध्याय की, जिसका नाम है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन अध्याय 11 शुरू हो जाता है आपका। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन यानी विद्यालय प्रबंधन, एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन कैसे होगा, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर हम उन सिद्धांत को फॉलो कर ले, उन सिद्धांतों के हिसाब से प्रबंधन करें विद्यालय का, तो कैसा होगा प्रबंधन, प्रभावपूर्ण होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब इसके कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, तो चलिए देखिए। पहला है दोस्तों कार्य विभाजन, कार्य का विभाजन, इनके बारे में आगे जानेंगे पूरा, कार्य का विभाजन। दूसरा क्या है, अनुशासन, उद्देश्य निष्ठता, निर्देशन की एक रूपता और अधिकार और उत्तरदायित्व। ये 5 सिद्धांत होते हैं प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के। कौन कौन से, कार्य का विभाजन, अनुशासन, उद्देश्य निष्ठता, निर्देशन की एक रूपता, अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना। ये इस वाले चैप्टर में आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिद्धांतों के बारे में ही बात करी गई है, तो एक एक करके जानेंगे। जैसे आपने पहला यहाँ आप देख रहे हैं कार्य विभाजन, तो आपने इससे पहले भी पढ़ा इसी क्लास में। कार्य विभाजन में क्या था कि भाई विद्यालय में जितने भी अध्यापक होंगे सबके पास कार्य का समान विभाजन हो, समान बंटवारा किया जाए, सबको न्याय के साथ, आप कह सकते हैं न्याय वाला सिद्धांत यहाँ काम करेगा कि किसी भी अध्यापक पर ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, समान रूप से कार्य का बंटवारा उनमें किया जाए, तो यही है कार्य का विभाजन। पहला आप लिख पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा क्या है, अनुशासन। भाई अगर विद्यालय में अनुशासन मेंटेन करके रखे, अनुशासन बना करके रखे, तो वो विद्यालय कैसा कहलाएगा, उस विद्यालय का प्रबंधन प्रभावपूर्ण कहलाएगा, बहुत इफेक्टिव कहलाएगा अगर वहाँ अनुशासन में है सब। तीसरा है उद्देश्य निष्ठता। भाई इस विद्यालय का अपना उद्देश्य है कि इस बार हमें अपने विद्यालय को, यहाँ है हम अभी और इसको अचीव करवाना है, हमें ये वाला गोल, हमें अपने विद्यालय का स्टैंडर्ड और ऊपर उठाना है। ठीक है, हमें इन क्षेत्रों में कार्य करना है, हमारे यहाँ कुछ कमियां हुई हैं, अब हम इनको सुधारेंगे। वो हो गई उद्देश्य निष्ठता। भाई अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके तब उस पर काम करें। चौथा है निर्देशन की एक रूपता। ये क्या है, अब भाई निर्देशन की एक रूपता से मतलब ये है कि निर्देशन करने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही होना चाहिए। अब ऐसे मान करके चलो कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनको जो निर्देशन करने वाले मान लीजिए प्रधान अध्यापक है। अगर एक विद्यालय में एक से ज़्यादा प्रधान अध्यापक होते तो दोनों अपने अपने हिसाब से उस अध्यापक को कार्य करने के लिए कहते, तो ऐसे में क्या होता, अध्यापक भी परेशान कि भाई किसकी बात माने। ठीक है, और ना ही वो अपना सही ढंग से, आप कह सकते हैं कि अपने आप को प्रस्तुत कर पाता बच्चों के सामने। तो निर्देशन की एक रूपता होनी भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल। पांचवा है अधिकार और उत्तरदायित्व। सबको अपने अपने कुछ अधिकार दिए जाए जिससे वे भी अपने उत्तरदायित्व की भावना का उनके अंदर विकास हो, अपना उत्तरदायित्व समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि अगर मैं अध्यापक हूँ तो मेरी ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे निभानी है। ठीक है, उनको अधिकार भी दिए जाए उसको पूरा करने के लिए। तो ये आपके विद्यालय प्रबंधन के, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के क्या थे, सिद्धांत थे। इनको आप लिख पाएंगे अपने शब्दों में बहुत बढ़िया तरीके से। ये हेडिंग्स याद रखिएगा, इनके अंदर आपको अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से संबंधित आपके यहाँ कुछ ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया क्या है। नियोजन करना, व्यवस्था करना या प्रशासन करना, विद्यालय प्रबंधन में आप क्या करेंगे। भाई यही सभी करेंगे, विद्यालय प्रबंधन में व्यवस्था भी करेंगे, प्रशासन का भी ध्यान रखेंगे, नियोजन भी करेंगे, योजना भी बनाएंगे। तो डी बिल्कुल सही आपने सोचा।
दूसरा है विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित या लोकतंत्रीय सिद्धांत होना चाहिए। दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का जो प्रमुख सिद्धांत होता है वो इनमें से क्या होगा बताइए। तो यहाँ भी आपने बिल्कुल सही ऑप्शन सोचा है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है। ये सभी सिद्धांत है विद्यालय प्रबंधन के, भाई शिक्षा वहाँ बाल केंद्रित भी हो, समाज का भी वहाँ प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए, सबको अपने अपने अधिकार भी दिए जाए, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन के लोच के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, परिवर्तनशीलता का गुण, उद्देश्य, उचित दिशाओं के विकास का गुण या आवश्यकताओं की पूर्ति का गुण। अब हमने लोच का सिद्धांत पढ़ा था, बताइए अब लोच के सिद्धांत में क्या था कि भाई आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके उसमें, है ना, और ये भी सही हो जाता है, उचित दशाओं का विकास करना। तो इसका मतलब यहाँ इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार। आगे दोस्तों शुरुआत होती है आपके एक नए अध्याय की जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, यानी विद्यालय प्रबंधन में प्राचार्य की क्या भूमिका होगी, उसके क्या कार्य होंगे, ठीक है, अध्यापक के क्या कार्य होंगे। हालांकि इनके बारे में हमने एक बार बात कर ली है, लेकिन इसको मोटा मोटा देखते हुए चलेंगे अब बहुत बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसके बारे में जानेंगे, प्राचार्य की भूमिका के बारे में जानेंगे कि प्राचार्य की क्या भूमिका है विद्यालय के प्रबंधन में, ठीक है। प्राचार्य की भूमिका जानेंगे और उसके कौन कौन से कार्य है, दायित्व कौन से है एक प्राचार्य के, यानी प्रधान अध्यापक के। तो दोस्तों प्रधान अध्यापक कौन होता है, अगर बात करें कि किस तरह से एक प्रधान अध्यापक को देखा जाता है, तो ये विद्यालय के बाहरी और आंतरिक प्रशासन के मध्य की एक कड़ी होती है। कैसे कि भाई आप मान करके चलिए कि प्रधान अध्यापक को जो स्कूल में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी है, उन सबको भी मैनेज करना है, और साथ साथ आप कह सकते हैं कि अभिभावकों से भी संबंध निर्धारित करके रखने हैं, और सरकार से भी जिस तरीके से फंड उनको मिलता है वहाँ भी उनको बाहरी प्रशासन के साथ भी अपने आप कह सकते हैं संबंध बना के रखने होते हैं, ठीक है। तो यानी इन सबको बीच में एक जोड़ने का काम कौन करेगा, विद्यालय की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए प्राचार्य या प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। किसके कड़ी के रूप में। अब प्रधान अध्यापक की क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में बात करेंगे। प्रधान अध्यापक की भूमिका क्या क्या होती है, चलो पहली है दोस्तों नियोजन में शिक्षक की भूमिका। यहाँ बात की प्रबंधन में प्रशासन की भूमिकाओं का विभाजन मुख्यतः 5 भागों में किया गया है। नियोजन में शिक्षक की भूमिका यानी योजना बनाएगा और प्रधानाचार्य ही तय करेगा कि उसमें शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं, किस शिक्षक को क्या कार्य मिलना चाहिए, पूरी उस पर किसकी योजना बनाएगा, शिक्षक की भूमिकाओं की प्रधानाचार्य। दूसरा प्रशासन यानी वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, प्रधानाचार्य। व्यवस्था हर एक व्यवस्था का ध्यान रखेगा, शिक्षक की भूमिका या शिक्षक से संबंधित छात्रों से संबंधित कोई भी व्यवस्था उसको करनी हो कौन करेगा, प्रधान अध्यापक करेगा। सारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा यहाँ प्रधान अध्यापक के ऊपर ही देखने को मिलेगी। पर्यवेक्षक या निर्देशन की भूमिका यानी सबको निर्देशित भी करेगा, अध्यापकों को भी उनके काम के बारे में निर्देशन देगा, छात्रों को भी निर्देशित करेगा, वहाँ अन्य जो कर्मचारी है उनका भी निर्देशन करेगा, साथ ही साथ मूल्यांकन भी करेगा और उनका निरीक्षण भी करेगा। तो ये कुछ कार्य थे, भूमिका थी किसकी, प्रधानाचार्य की। अब इनके बारे में जानेंगे दोस्तों, नियोजन क्या, पर्यवेक्षण क्या, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ जानने को मिलेगा। नियोजन क्या होता है, नियोजन के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रबंध समिति का सचिव कौन होता है, प्राचार्य होता है। यानी योजना बनाने का काम कौन करेगा, प्राचार्य करेगा, ठीक है। प्रबंध समिति एक होती है तो इसका सचिव भी प्राचार्य ही होता है। साथ ही पर्यवेक्षण यानी विद्यालय में जो व्यवस्था की गई है वह सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इस बात का भी कौन ध्यान रखेगा, प्राचार्य ध्यान रखेगा। तो इसको हम पर्यवेक्षण के नाम से जानते हैं कि जो व्यवस्था की गई है वो सुचारू रूप से चल भी रही है या नहीं चल रही है। अब किसी ने पहले पूछा था मात्र शिक्षक संघ के बारे में कि क्या होता है,
इसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। मातृ शिक्षक संघ आपसे पूछा जाता है तो ये क्या है, किस लिए बनाया जाता है, पूरी जानकारी लेंगे। मातृ शिक्षक संघ दोस्तों विद्यालय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संघ को बनाया जाता है। किसकी? बालिकाओं के लिए स्पेशली, ठीक है। बालिका शिक्षा को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए को बढ़ावा देने के लिए इस संघ को बनाया जाता है। छात्राओं का माताओं में से, जितनी भी छात्राएं होती है उस विद्यालय में, उनकी माताओं में से किसी एक को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है मातृ शिक्षक संघ का। उस विद्यालय में पढ़ने वाली जो छात्राएं होती है उनमें से किसी एक की माता को अध्यक्ष बनाया जाता है तथा विद्यालय की महिला शिक्षक को सचिव बनाया जाता है। उसकी सचिव कौन बनेगी? वहाँ विद्यालय में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका जो भी होगी वो इस संघ की सचिव बनेगी और अध्यक्ष बनेगी छात्रा की कोई भी एक माता। छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए ये संघ तैयार किया गया है। कोई भी उनकी व्यक्तिगत समस्या हो उन सबका निपटारा कौन करेगा? मातृ शिक्षक संघ करेगा। मीना मंच का संचालन भी करेगा। मीना मंच क्या होती है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। मीना मंच का संचालन करेगा मातृ शिक्षक संघ, जिसमें अध्यक्ष कौन? छात्राओं की माता और शिक्षक, वहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका, वहाँ उसकी सचिव होगी मातृ शिक्षक संघ की। और ये सभी मिलकर के जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम चलाएंगे जिसका नाम रखा जाता है मीना मंच, ठीक है, मीना मंच। तो वहाँ जागरूकता के लिए कि लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, ठीक है, उनकी अगर कोई भी समस्या है उसकी जागरूकता के लिए, पूरी जानकारी के लिए संघ को बनाया जाता है। दूसरा बात करेंगे दोस्तों हम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र ये क्या है, इसका क्यों निर्माण किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका क्यों गठन किया जाता है? इस केंद्र में या इस केंद्र के समन्वयकों द्वारा विद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण कर तथा पर्यवेक्षण किया जाता है कि जो जो व्यवस्थाएं की गई है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इसका निरीक्षण करता है कौन? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। दूसरा क्या है? रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपने तथा संस्था के विकास के लिए सुझाव देने का काम भी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र करता है। एक तो सबसे पहले क्या करेगा? वहाँ निरीक्षण करेगा जो सुख सुविधाएं दी गई थी विद्यालय में वो सुचारू रूप से चल भी रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? फिर उसकी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना करके उच्च अधिकारियों को सौंपने का काम करेगा और संस्था के विकास के लिए सुझाव भी देने का काम करेगा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे बात करें दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, इन पर क्लिक करिए और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। स्पीड ज़्यादा कम करनी है मेरे बोलने की तो वो भी प्लेबैक स्पीड के नाम से आपको यहाँ क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसको तेज़ और धीमा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है इस क्लास का, ठीक है। आगे बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की विद्यालय में क्या भूमिका होती है, ठीक है। पूछ लिया जाता है खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होगी या खंड शिक्षा, दोनों में से कुछ भी पूछे ये भी आपको लिखना है, बात एक ही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के समस्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहला काम क्या है कि भाई शिक्षक की व्यवस्था हो प्रत्येक विद्यालय में, वहाँ उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर, जिससे शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो प्राथमिक उद्देश्य हो गया इनका, या पहला काम तो यही है। दूसरा क्या है? प्राथमिक विद्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान करके प्रस्ताव भेजा जाता है जिला शिक्षा या बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा। जो प्राथमिक विद्यालय को खोलने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आया है तो उसको स्वीकृति प्रदान करने का काम करते हैं। समझ में आई? पहले तो शिक्षकों की व्यवस्था करनी है जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल पाए, उसके बाद प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के लिए स्वीकृति भी देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों डाइट मेंटर की क्या भूमिका होगी। अब डाइट मेंटर के बारे में जानेंगे, इनका क्या काम है, ठीक है।
ये क्या करते हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? डाइट मेंटर का क्या काम होगा, क्या उद्देश्य होंगे? तो उद्देश्य जानने का काम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान करना। सार्वभौमिकरण ये कई बार आपके सामने आ चुका है बाकी सब्जेक्ट्स में भी, यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, ठीक है, नई नई तकनीकी को यूज करना प्राथमिक शिक्षा के अंदर भी, तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, विद्यालयों की ठहराव क्षमता में वृद्धि करना। ठहराव क्षमता मतलब कि वहाँ पर बच्चे एडमिशन ले और पढ़े, ऐसा ना हो कि एडमिशन तो ले लिया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया है, तो ठहराव क्षमता में वृद्धि करना भी उद्देश्य है। तीसरा है शिक्षा के स्तर को सुधारना, ठीक है, शिक्षा के स्तर को सुधारना भी डाइट मेंटर का एक उद्देश्य होता है। जनपद स्तर पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान करके उन्हें सुधारने का काम करेगा डाइट मेंटर, और राज्य स्तर और ग्राम स्तर की शिक्षण संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करेगा। किस किस के बीच? राज्य स्तर और ग्राम स्तर की शिक्षण संस्थाओं के बीच, कि भाई ग्राम स्तर पर उन संस्थाओं में अगर कोई समस्या आ रही है तो कहाँ बताएगा? राज्य स्तर पर, ठीक है, ताकि वो समस्याओं का समाधान किया जा सके, उनकी उचित व्यवस्था हो सके। ये काम किसका है? डाइट मेंटर का है। लिख पाएंगे आप बहुत अच्छे से क्या क्या? भाई शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, बच्चों का ठहराव क्षमता को वृद्धि करना विद्यालय में, शिक्षा के स्तर को सुधारना, शैक्षिक समस्याओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना, ठीक है, ये काम किसका है? डाइट मेंटर का है। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है, इनके आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन किस किस का क्या काम है वो मैंने यहाँ एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करी है। जैसे परियोजना निदेशक का क्या कार्य है, परियोजना निदेशक का क्या कार्य है, ऐसे पूछ लिया जाए तो आप समझेंगे परियोजना मतलब कोई ना कोई योजना के अंतर्गत कोई काम होगा। तो पहला है भवन निर्माण में प्रबंधन। भवन निर्माण के प्रबंधन में जो है इनका कार्य होता है, इनका जो काम होता है वो भवन निर्माण का प्रबंधन करना होता है, ठीक है, विद्यालय भवन का निर्माण का प्रबंधन करना कार्य होगा। दूसरा, जिला विकास अधिकारी का क्या काम है? भाई विद्यालय के विकास के लिए जो भी काम होंगे वो सब करेंगे, और पेयजल की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था को कौन? जिला विकास अधिकारी देखेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी की क्या भूमिका होगी? तो भाई समाज कल्याण अधिकारी तो छात्रवृत्ति से संबंधित ही प्रबंधन करेगा ना, तो ये काम किसका होगा? जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा। आगे बात करें तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विकलांग तथा अनुसूचित कल्याण अधिकारी का क्या काम होगा? तो आप नाम से ही देख रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और विकलांग अनुसूचित कल्याण अधिकारी का क्या कार्य होगा? संबंधित छात्रों हेतु छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं का प्रबंधन। जो अल्पसंख्यक है या विकलांग है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उन सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सभी सुविधाओं, अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करना किसका काम होगा? जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का काम होगा। और बात करते हैं तो अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, तो इनका क्या काम होगा? विद्यालय भवन निर्माण में तकनीकी परामर्श देना कि भाई कैसे निर्माण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए विद्यालय भवन, इसका परामर्श देने का ये काम करेगा, ठीक है। अभियंता किसको कहते हैं? अभियंता कहते हैं आपका इंजीनियर को, ठीक है, इंजीनियर को। तो इसका काम वही होगा कि तकनीकी परामर्श देंगे विद्यालय भवन के निर्माण में। अब बात आती है प्रबंधक। प्रबंधक का क्या काम होगा? तो ये भारतीय खाद्य निगम मिड डे मील के लिए खाद्यान्न का प्रबंधन करेगा बच्चों के लिए। एक विद्यालय में क्या करेगा? मिड डे मील और खाद्यान्न का प्रबंधन कौन करेगा? प्रबंधक करेगा। तो इन सबके काम थे, इनको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, ज़्यादा आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन में इन सबके काम, इनके क्या कार्य है, ठीक है, क्या भूमिका है इनकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे NCERT हो गया, SCERT हो गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे ऐसे प्रश्न, कब स्थापना हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कोई प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके अध्याय नंबर 13 पर। नाम है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। अभी हम सबसे पहले कौन से स्तर पर देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं ये जानेंगे, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ग्राम स्तर पर, ऐसे एक एक करके डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है NCERT। NCERT इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होगी। हिंदी में अगर बात करूं तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्या होगी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसकी पूरी फुल फॉर्म होगी, इसका पूरा नाम होगा। लिखने को दे दिया जाता है आपके पेपर में, इसका पूरा नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या है इसको स्थापना करने का, तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना, क्योंकि भाई राष्ट्रीय स्तर का अभिकरण है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, तो क्या काम करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर सुधार का प्रयास करने के लिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में, ये इसका काम होगा, उद्देश्य। समझ आई बात। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, NCERT का नई दिल्ली में है, लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ आप सभी को बहुत अच्छे से NCERT के बारे में। अब ये NCERT से संबंधित यहाँ कुछ विभाग बताए गए हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से विभाग आएंगे। क्षेत्रीय सलाहकार हो गया, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान हो गया, और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये इसके अंतर्गत काम करेंगे। 5 संस्थान, इनके नाम आप ऐसे ही देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो NCERT के बारे में क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हमें जानना है, उसका नाम है NCTE। NCERT अलग है, NCTE अलग है। देखेंगे कैसे, इनके कार्यों से पता चल जाएगा क्या काम करता था, ये क्या काम करेगा। तो NCERT की फुल फॉर्म सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। कब स्थापना हुई थी तो 17 अगस्त 1995 को। कार्य क्या करता है, NCERT के क्या कार्य है, तो शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था तथा उनमें संशोधन करने का कार्य, ठीक है, शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था में संशोधन करने का कार्य करेगा, सुधार करने का कार्य करेगा। दूसरा, पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा ये संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षा परिषद। और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन सुझाएगा कि भैया ये नए परिवर्तन करिए, इससे TLM का प्रयोग किया करिए, बच्चों को और ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे सुझाव देना शिक्षकों को। और न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करना, न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करना कि भाई किसकी कितनी योग्यता के अनुसार उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, इस बात का निर्धारण भी कौन करेगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में इस बात का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। क्लियर हो गया आपको NCERT NCTE दोनों के बारे में बहुत अच्छे से। अब बात करेंगे, अगला संस्थान आता है न्यूपा। NUEPA न्यूपा, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी इंग्लिश में, हिंदी की अगर बात करें
तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय, अगर हिंदी में याद नहीं हुई इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो न्यूपा की फुल फॉर्म क्या होगी? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई? 1962 में। और कहाँ है इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है न्यूपा के? तो न्यूपा के उद्देश्य अगर हम जानने की कोशिश करें तो शैक्षिक योजना और प्रशासन में शोध करना, प्रशिक्षण करना और विस्तार सेवाओं और अन्य कार्यक्रमों, विचारों को और सूचनाओं के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करता है। यानी शिक्षा से संबंधित जितनी योजनाएं होंगी, ठीक है, प्रशासन से संबंधित शोध करना, प्रशिक्षण के कार्यों में विस्तार करना, सेवाओं में विस्तार करने के लिए कार्यक्रम और सूचनाओं का विस्तार करने का काम करेगा न्यूपा। इसके अंतर्गत दोस्तों सहायता अनुदान प्रदान करने का काम भी न्यूपा के अंतर्गत किया जाता है। जो हमने अनुदान जाना था, ठीक है, अनुदान क्या है भाई? सरकार के द्वारा दिया जाने वाली आर्थिक सहायता, दी जाने वाली सहायता अनुदान थी। तो सहायता अनुदान प्रदान करना, शोध कार्य को बढ़ावा देने का काम कौन करेगा? न्यूपा करेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशिक्षण विद्यालय करेगा। इनको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे, तभी ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रह पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट मैंने इसको कर दिया है, नोट आप करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। इसी तरीके से एक और संस्थान है इग्नू, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इग्नू का नाम सुना होगा बहुत अच्छे से। इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। हिंदी में अगर जाने तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय। अब ये ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय का नाम, ऐसा नाम क्यों है इसका? क्योंकि भाई इस संस्थान में, इस विश्वविद्यालय में आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से या वहाँ पर जाकर के रोज़ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन मोड में भी रेडियो की हेल्प से, दूरदर्शन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपनी क्लासेस को ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे डिस्टेंट एजुकेशन होती है कि आप वहाँ जाए ना, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ले। और अगर कोई जॉब कर रहा है, उसके पास समय नहीं है अपना रोज़ जाने का विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, तो फिर वो इनकी मदद से अपने कार्य को या अपनी जो क्या बोलते हैं कि अपनी किसी डिग्री को लेने में इनकी सहायता से ले सकता है। तो स्थापना कब हुई दोस्तों? इसके 2 ईयर्स देखने को मिले, 1985, 1986। तो आपको इन दोनों में से जो ऑप्शन में मिले, अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो आप उसको टिक करिएगा, एक ही मिलेगा। लेकिन अगर वैसे लिखना हुआ तो आप प्राथमिकता देंगे 1985 को। कहाँ हुआ था इसकी स्थापना? तो दिल्ली में हुई, ठीक है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है इग्नू का। अभी तक सबके दिल्ली में ही हमने पढ़े हैं, तो कॉमन सी बात है, आराम से याद रहेंगी ये चीज़ें। यहाँ इसके कार्य देखें कौन कौन से हैं। तो स्नातक उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। उच्च शिक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षा का निर्धारण स्नातकों के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या करेगा? पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। साथ ही शिक्षा का संचालन अपने विश्वविद्यालयों या अपने विद्यालयों में ऑनलाइन, रेडियो, दूरदर्शन आदि माध्यमों से करता है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं, एक और संस्थान है NIOS। NIOS की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में हुई, ठीक है, 1989 में हुई। नाम क्या है? NIOS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग मतलब वही है कि यहाँ भी मुक्त शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना इसका कार्य है, उद्देश्य है। स्कूल स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के उपयुक्त विकास के बारे में व्यावसायिक परामर्श देने का काम भी करता है NIOS, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय या दूरस्थ विश्वविद्यालय का या शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप घर बैठे वहाँ से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है, बिल्कुल।
पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम भी ये करता है। ये NIOS का कार्य होगा, इनको अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण सारे देख लिए हैं। अब हम जो शुरुआत करेंगे वो राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण देखेंगे। राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के बारे में पूरी सूचना लेंगे, कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे SCERT के बारे में। SCERT की फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछी जाती है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो SCERT पर जैसे कि आपने अपने एग्ज़ाम कराने के लिए कई बार धरना भी दिया, तो कोई मुझे बताएगा SCERT का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, SCERT संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार मुझे कोई कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका जवाब। ठीक है, अगर कोई गलत कमेंट करके आंसर देगा तो मैं उसको करेक्ट करूँगी, लेकिन आप ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, कहाँ कहाँ आपने धरना दिया था अपने एग्ज़ाम कराने के लिए, जिनमें एक SCERT पर भी एक धरना दिया गया था। स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1961 को। क्या कार्य है SCERT के? तो सबसे पहला काम है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध कार्यों को करना और उन शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम किसका है? SCERT का है। इसके अलावा और क्या काम करेगा SCERT? तो राज्य के माध्यमिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा, जैसे डाइट के कार्यों, अध्यापकों, शिक्षा संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने का काम SCERT करेगा। पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करेगा, पाठ्य पुस्तकों को तैयार करेगा SCERT। ठीक है, बिल्कुल। तो ये SCERT के क्या है, कुछ कार्य है महत्वपूर्ण। फुल फॉर्म आपने देख ली, स्थापना कब हुई ये देख लिया आपने, बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना था। आगे बात करेंगे राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसके नाम से ही क्लियर है कि लखनऊ में स्थित है राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या कार्य है? तो उत्तर प्रदेश व भारत एवं भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना, यानी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थान जो है गठन किया गया इस संस्थान का। साहित्यिक केंद्रों की स्थापना करना, भाई साहित्य को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो उसके लिए केंद्र की स्थापना करना। साहित्यकार कल्याण कोष, जो बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार होते हैं उनके लिए कुछ धनराशि देने का काम करेगा। भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अनुवाद करेगा, जो भी भारतीय की अलग अलग भाषाओं की कृतियां हैं उनका अनुवाद करेगा दूसरी भाषाओं में। हिंदी में अगर तमिल की है तो उसकी हिंदी में अनुवाद करेगा, हिंदी की है तो तमिल में अनुवाद, इस तरीके से प्रमुख कृतियों का अनुवाद करने का काम करेगा। और साथ ही साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करने का काम राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ ये कार्य करता है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे तरीके से कौन कौन से काम है, वही संस्कृति को बढ़ावा देगा, उसके लिए केंद्रों की स्थापना करेगा, साहित्यकार कल्याण कोष निर्धारित करेगा, कृतियों का अनुवाद करेगा और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करेगा। इसके बाद आ जाती है आपके सबसे प्रिय इंस्टीट्यूट PNP के बारे में, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसको आप PNP के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे आपका चहेता इंस्टीट्यूशन, तो इसके बारे में बेहद ज़रूरी है जानना। चलिए देखते हैं इसकी अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म बात करें दोस्तों, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिसर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और 1872 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी, एक्यूरेट मुझे नहीं मिल पाया, तो 1872 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा का व्यवस्थापक माध्यमिक बोर्ड है ये। और क्या क्या काम है इसका? इसके साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नियामक अधिकारी एक सचिव होता है। ठीक है, जिनकी रिकॉर्डिंग आप लगभग हर महीने सुनते रहते हैं। ठीक है, वायरल होती रहती है रिकॉर्डिंग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP के जो सचिव होते हैं उनकी। और कार्य क्या क्या है? तो विद्यालयों में परीक्षाओं की व्यवस्था करना तथा प्रारूप तैयार करना परीक्षाओं का, ये किसका काम है? PNP का। साथ ही 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का निर्धारण करना भी PNP का काम है। ठीक है।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्य है ये। क्या क्या, एक तो परीक्षाओं की व्यवस्था करना, उनका प्रारूप तैयार करना, साथ ही 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकों का निर्धारण करना। अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, हमने राष्ट्र स्तर पर अभिकरण कौन कौन से कार्यरत है और राज्य स्तर पर। अब हम बात करेंगे जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के बारे में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उनमें सबसे पहले आता है आपका डाइट की फुल फॉर्म आपको बेहद ज़रूरी जाननी है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या होगी? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर इसकी स्थापना 1987 में की गई। ठीक है, 1987 में की गई और यह डाइट की स्थापना करने का प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना करने का कार्य शुरू हो गया था 1987 से। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं अगर ये बात करें डाइट के अंतर्गत, तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, ठीक है, यानी आप लोगों को प्रशिक्षण देने का काम, कार्यानुभव विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग, ये कुछ विभाग आते हैं डाइट के अंतर्गत। और क्या काम है इसका? तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, जैसे आप प्राप्त कर रहे हैं, स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शैक्षिक नवाचार एवं जिला स्तर पर अकादमिक योजना निर्माण करने का इसका काम होता है डाइट का आपके। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के ये कुछ प्रमुख कार्य आपने देखे। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी अनुशंसा पर 1987 में हर एक जिले में डाइट की स्थापना करनी शुरू की गई। अब दोस्तों इसके अंतर्गत बीएससी के बारे में जानेंगे। बीएससी जिसको बोला जाता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, बीएससी की फुल फॉर्म बेसिक शिक्षा अधिकारी। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल आपको देखने को मिलेगा जब आप अध्यापक बन जाएंगे। तो इनका काम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की निर्णायक भूमिका होती है। दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में किया गया था। काम क्या होगा बीएससी का बेसिक शिक्षा अधिकारी का? कि भाई प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, बिल्कुल ये इनका काम होगा। अब और कौन कौन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन कौन सी भूमिका निभाता है? सबसे पहले तो एक मार्गदर्शक की भूमिका। ठीक है, दिशा निर्देश देता है अध्यापकों को, वहाँ के प्रधान अध्यापकों को, उनका मार्गदर्शन करता है। दूसरा पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है कि भाई जितनी योजनाएं विद्यालय को भेजी जा रही है क्या वो सफलतापूर्वक उन पर कार्य कर रहा है। ठीक है, जितनी सेवाएं दी गई है क्या उनको वो सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, इसमें शिक्षकों का सहयोग करता है, साथ ही प्रशासक के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, और समन्वयक के रूप में भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ प्रबंधन यानी विद्यालय खोलना, शिक्षक नियुक्त करना, विद्यालय संबंधी सामग्री का प्रबंध करना, ये सभी इन्हीं से संबंधित होते हैं। और उसके बाद फिर डायरेक्ट करने का निरीक्षण का कार्य निरीक्षक का भी कार्य ये करता है। विद्यालय की गतिविधियों को पर निगरानी रखना, शिक्षण पर विधियों पर निगरानी रखने का काम बीएससी करेगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगा आपके जिले का। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बीएससी अधिकारी से संबंधित कुछ और जानकारी है तो हमने जान लिया है, ऊपर वही चीज़ें लिखी गई हैं। अब इनसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ जिला स्तर पर हमने देख ली, राज्य स्तर पर हमने देख ली अभिकरण और राष्ट्रीय स्तर पर देख ली। अब हम देखेंगे स्थानीय स्तर पर। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्तर पर कौन कौन से अभिकरण होंगे? तो उनमें पहले नंबर पर बीईओ की बात करेंगे, जिसको हम खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। बीईओ यानी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहेंगे। खंड है ना, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। इसका क्या काम है? तो ब्लॉक स्तर पर सहयोगी के तौर पर काम करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का और क्या काम होगा? तो ब्लॉक के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पर किताबों और शिक्षकों की अच्छी व्यवस्था करने का काम किसका होगा? खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। ठीक है, बस इतना काम है इनका। दूसरा एनपीआरसी
एनपीआरसी का क्या काम है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र बिल्कुल खत्म होने वाला है, आपको बस परेशान नहीं होना। ये समझिए कि आज तो हमने इसकी पूर्ति बिल्कुल खत्म कर दी है और आपका सिलेबस लगभग कुछ और मिनट्स की बात रह रही है, बस आपका लगभग खत्म हो चुका है आपका सिलेबस, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है हम। तो ये एनपीआरसी के बारे में जानेंगे, जो कि स्थानीय स्तर पर काम करता है। तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र इसकी फुल फॉर्म होगी। ये न्याय पंचायत, इस एक न्याय पंचायत में 10 से 12 ग्राम पंचायतें शामिल होती है, ठीक है। एक न्याय पंचायत में 10 से 12 गांव की पंचायतें मिलकर के एक न्याय पंचायत केंद्र बनाती है या न्याय पंचायत संसाधन केंद्र बनाती है। इनका काम होता है शैक्षिक गतिविधियों को समर्थन देना और अध्यापकों एवं विद्यालय का मार्गदर्शन करने का काम करेगी एनपीआरसी, ठीक है। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी, क्लियर है? शैक्षिक गतिविधियों को समर्थन देने का और अध्यापक एवं विद्यालयों को मार्गदर्शन करने का काम करेगी। अब दोस्तों लास्ट यूनिट आपकी है बहुत छोटी सी, यूनिट नंबर 14, और ये लास्ट यूनिट आपकी है जिसमें प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, ये इसका नाम है। प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें पहले तो बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में ही बताया गया है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात कर ली थी कि बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, ठीक है, ये चीज़ें हमने ऊपर जान ली। अब किस अधिनियम के तहत हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत, ठीक है, 1972 में। कार्य क्या था? बेसिक स्कूलों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बेसिक प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र वितरण और राज्य शिक्षा संस्थान का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियंत्रण करना, ये सभी इसके कार्य थे। राज्य सरकार से अनुदान लेकर के आर्थिक सहायता स्कूलों तक पहुंचाना और ऋण प्राप्त करना। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत 1 अगस्त 1972 को उत्तर प्रदेश में 4 अगस्त 1972 को एक बैठक में स्वीकृत किया गया। क्या स्वीकृत किया गया? इसका गठन करना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही क्रिएट हो सकता है, इसको रहने दीजिएगा, ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप नहीं करेंगे। बिल्कुल आगे जो आपको ज़रूरी है वही मैं आपको बताती हुई चलूँगी अभी। यहाँ आपके लिए है सूचना का अधिकार अधिनियम, आपसे पूछ लिया जाता है किस वर्ष आया ये अधिनियम, तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत क्या होगा? इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, ठीक है। कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप अनुरोध कर सकते हैं, भारत का कोई भी नागरिक, और यह सूचना उस संस्थान को 30 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। यानी जिसने आप कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अनुरोध किया है किसी संबंध में सूचना पाने का, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको वो सूचना उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था करनी है। इससे क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्या मदद करेगा? तो ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद करेगा, ठीक है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। और ये कब प्रभावी हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आपसे पेपर में पूछा गया है, कब प्रभावी हुआ? 22 जून 2005 को प्रभावी हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 22 जून 2005 को। अब लास्ट टॉपिक इसके अंतर्गत यूपीटीईटी, आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है यूपीटीईटी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या होता है। तो भाई आप सभी पूरी जानकारी रखते होंगे इसके संबंध में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान करके चलेंगे। एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है यूपीटीईटी की। यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा। क्या? यूपीटीईटी की परीक्षा, ठीक है, पात्रता परीक्षा 1 से 8वीं तक के लिए। और इसका जो आप कह सकते हैं कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार इसको आयोजित कराया जाता है। इस परीक्षा को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी पीएनबी की है। यूपीटेट की फुल फॉर्म क्या होगी? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। अब इसके बाद आपकी यहाँ हो जाती है छुट्टी,
क्योंकि आपका पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। जितना मैंने आपको करवाया इसको रिवीजन करें, बार बार नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। रिवीजन आपको यहाँ खुद करने पर जितना जोर आप देंगे वो सबसे बेस्ट है। अपने लिखे हुए नोट्स को आप रिवाइज करें, बार बार उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और अपने दोस्तों को ऑनलाइन शिक्षण चैनल को ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करना है। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप जानते हैं, तो आप अपने साथियों को, जिसको भी आप जानते हैं, उसको सजेस्ट जरूर किया करें, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।